हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नाम क्या है उस चैप्टर का, इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इलास्टिसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खैर आप लोगों को अभी जो इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है बहुत ही थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी अप टू 11th स्टैंडर्ड। बट आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, बीटेक में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको पूरे 2 सेमेस्टर पढ़ना होता है। पूरी एक मोटी सी बुक ही होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इलास्टिसिटी की, है ना। वहाँ पे आपको पूरा पढ़ना होता है। वहाँ पे थोड़ा नाम अलग होता है। यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड या सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, इन सब के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, अब तो रोटेशन या फिर जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो क्या होती है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दैट मीन्स वी डोंट कंसिडर डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, ओके। बट इन इलास्टिसिटी वी कंसिडर द डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन पे फोर्स लगा के खींचूं तो इसके अंदर क्या बिहेवियर होगा, है ना, इस मटेरियल का क्या बिहेवियर होगा, इस बिहेवियर को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ अपने पास एक सिंपल सा रॉड है एक सिंपल सा रॉड है। अगर मैं इसको फोर्स लगा के खींचूंगा तो मैं तो कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता हूँ, इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा सकता हूँ, ज़्यादा फोर्स तो मैं लगा नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर सपोज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स इस पर लगा के इसको पुल किया तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर एक रबर बैंड आप लीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए, तो आप रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो होता क्या, उसका लेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भैया? बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। तो जब आपने फोर्स लगा के उसको पुल किया या स्ट्रेच किया तो बॉडी डिफॉर्म हो गई, बॉडी का शेप चेंज हो गया, साइज बॉडी का चेंज हो गया। और जैसे ही आपने फोर्स को हटाया तो बॉडी ने अपने शेप को रीगेन कर लिया। शेप को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। तो ये हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, सिंपली हम लोग बोले हर बॉडी की नहीं, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं, अब फोर्स हो चाहे पकड़ के पुल स्ट्रेच कर रहे हो या कॉम्प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। बॉडी में क्या होता है? बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया है, बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया है और जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाते हैं बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेती है। तो ये जो शेप एंड साइज को रीगेन करने की प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। हर बॉडी में प्रॉपर्टी नहीं होती है, फ्लूइड में प्रॉपर्टी लगभग ना के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इलास्टिसिटी को डिफाइन करें तो इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलास्टिसिटी तो हम लोग क्या लगाएंगे? इलास्टिसिटी को अगर डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा लोग, कि जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो बॉडी में क्या हो जाता है? शेप एंड साइज में चेंज हो जाता है। बॉडी के शेप एंड साइज में क्या आ जाता है बच्चा लोग? चेंज आ जाता है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, ओके। सो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है बॉडी पे, बोर्ड पे। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी इट्स शेप एंड साइज चेंजेज, सो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड और एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या नाम, किस नाम से जानते हैं बच्चा लोग? इलास्टिसिटी, ओके। मतलब किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, फोर्स हटा लिया, बॉडी फिर से अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, ओके। कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है। क्या होता है बच्चा लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर मैं कॉज की बात करूँ, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मैं कॉज ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चा लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनके बीच क्या क्या लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है। क्या लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अभी आप लोग कॉज ऑफ इलास्टिसिटी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, है ना, इसको हम लोग लास्ट में
बात कर लेंगे इस चीज़ की। सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, है ना, कॉज को बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझें, मैं बताऊंगा इस चीज़ को जब चैप्टर एंड होने वाला होगा कैसे हो रहा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या, चलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। हम लोग जानते ही हैं कि हर एटम्स के बीच क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लगता है। सो दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, है ना, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या नाम है बच्चा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही पता चल रहा है, अगर हम इसको डेली लाइफ से हम लोग रिलेट करें तो हर आदमी की, जैसे मैं बात करूं, हर ह्यूमन बीइंग्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है पेन को सहने की, या किसी भी सिचुएशन के अंडर रिएक्ट करने की, या किसी भी सिचुएशन को बर्दाश्त करने की हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। तो सेम तरीके से जो हमारे पास नेचर में मटेरियल अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टील हुआ, चाहे वो कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कंक्रीट हुआ, ये कुछ भी हुआ, ठीक है, इन सभी मटेरियल की भी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है। उनकी भी क्या है, अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है जो बिहेव करते हैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने पे। ओके, उनकी अपनी अपनी क्या है, स्ट्रेंथ है। जैसे आप एक रबर बैंड लें, रबर बैंड को थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे उसका शेप में तुरंत चेंज आ जाएगा। लेकिन मैं अगर इस स्टील रॉड की बात करूं, ये मेरे पास एक स्टील रॉड है, अगर मैं इस स्टील रॉड पे फोर्स लगा खींचूं तो क्या शेप साइज में मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देता है, नहीं। लेकिन अगर यही रबर बैंड होता तो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता तो काफ़ी साइज इसका चेंज हो जाता, है ना। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उसी स्ट्रेंथ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं उस स्ट्रेंथ को, है ना, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। वुड की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, कॉपर की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, कास्ट आयरन की एक अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, स्टील की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है ना। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का, जितने भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, चाहे वो आपके ब्रिज का स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके घर का स्ट्रक्चर हो, कहीं बड़ी बिल्डिंग बन रही है, चाहे रेलवे ट्रैक का स्ट्रक्चर हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो, दिस सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ओके, विदाउट दिस वी कैन नॉट डिज़ाइन एंड डेवलप एनीथिंग, एनी स्ट्रक्चर। ओके, जितने में ब्रिज वगैरह होते हैं, रेल के डब्बे, जो भी होता है ना, जहाँ पे फोर्स लगाया जाता है, जैसे आप ब्रिज बना हुआ है, आप ब्रिज पे गाड़ी लेके जाते हैं तो ब्रिज पे क्या लगता है, फोर्स, है ना। तो सेम तरीके से फोर्स लगता है, तो मालूम ने रबर बैंड का ब्रिज बना दिया, तो उस पर गाड़ी लेके जाओगे तो रबर बैंड तुरंत इलास्टिक काफ़ी, क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने से उसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाता है, तो आप गाड़ी लेके जाओगे तुरंत डिफॉर्म हो जाएगी वो रबर बैंड, हम लोग नदी में गिर जाएंगे। तो एक प्रॉपर मटेरियल चूज करना किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए उसकी नीड को देखते हुए वो ये सब्जेक्ट हमको बताता है। ओके, तो अब हर अपनी क्या कहते हैं, हर मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेंथ है। मतलब अगर हम लोग रबर बैंड को पुल करते हैं तो जल्दी से स्ट्रेच हो जाता है, उसका लेंथ जल्दी बढ़ जाता है। अगर हम लोग स्टील बार को खींचे हैं जल्दी से वो नहीं ब्रेक, क्या कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब क्या है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं, एटम्स के बीच जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हैं। डिफरेंट मटेरियल के लिए वो जो डेवलप होती है रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, खैर इस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मैं चैप्टर का आप लोगों को आउटलाइन दे देता हूँ। चैप्टर में हमको जो बेसिकली डिस्कस करना, स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेस एंड देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस। Okay, then we will talk about strain. strain में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला longitudinal strain, we will talk about longitudinal strain, then we will talk about lateral strain, then we will talk about लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लैटरल शियर स्ट्रेन। ये सब काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर अगर आप ढंग से समझेंगे तो। देन वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
So basically 4 type of strain we will discuss in this chapter, and third part we will discuss, that is Hooke's law, and then we will discuss स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पर्पज़ के लिए। नीट में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेन एनर्जी एंड दिस चैप्टर विल फिनिश। ओके, स्ट्रेन एनर्जी, इन दो चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हुक्स लॉ एंड हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, स्ट्रेस। तो आते हैं स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। ओके, हेडिंग डालें स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस। हेडिंग डालें स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं। ओके, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है बाबू भैया, बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, पार्टी करने का स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस, ही स्ट्रेस है। होता क्या है ये स्ट्रेस। ओके, सो अभी हमने बताया कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज ये मान लेते हैं कोई स्टील रॉड है, क्या है बच्चा, ये कोई स्टील रॉड है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हमने इस पे एफ फोर्स लगा के खींचा, इधर से एफ फोर्स लगाया, इधर से एफ फोर्स लगाया। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया ए। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस में क्या देखेंगे, चलो स्ट्रेस जो है यहाँ पे हम लोग क्या सबसे पहले डिस्कस करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, देन वी विल कम टू शियर स्ट्रेस। ओके, और जो चीज़ है सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे जब बॉडी हमारी किस कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तब क्या स्ट्रेस होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक रॉड है, ऐसे सिंपल मान लेते हैं कोई रॉड है, मासलेस रॉड है, आप एफ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, हैंग कर रहा है। हैंग करने का मतलब जैसे फैन जो सीलिंग से एक रॉड के थ्रू हैंग करता है ना, तो सेम उसी टाइप का सिनारियो कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, या सिंपल हमने छत से एक रॉड लगा दिया, उसको पकड़ के खींच रहा है। ओके, इज दैट क्लियर। सो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मान लेते हैं सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में बच्चा लोग, जैसे ये मान लेते हैं रॉड है, मैं इसको ऐसे फोर्स लगा के दोनों एंड पे ऐसे फोर्स लगा के खींच रहा हूँ। रॉड इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, नेट फोर्स 0 है रॉड पे। जितना फोर्स मैं इस हाथ से इस एंड पे लगा के इधर की तरफ खींच रहा हूँ, उतना ही फोर्स इस हाथ से इस एंड पे लगा के इधर की तरफ खींच रहा हूँ, तो नेट फोर्स इस रॉड पे क्या है, 0। नेट फोर्स 0, बट फोर्स तो लग रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, इस रॉड को खींच के इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या बढ़ रहा है, नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ इंटरनल फोर्सेज इज रेजिस्टिंग द डिफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर मैं बात करूं रबर बैंड का, रबर बैंड को मैं अगर ऐसे स्ट्रेच करूं तो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ तुरंत बढ़ जाएगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, है ना। या कोई ऐसा बॉडी लूं जो जिसका स्ट्रेंथ कम हो, उसको ऐसे मैं स्ट्रेच करूंगा तो उसका लेंथ तुरंत बढ़ जाएगा, लेकिन इस बॉडी का लेंथ नहीं बढ़ रहा है ना। क्यों नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ इंटरनल फोर्सेस आर जनरेटेड इन दिस रॉड। तो अगर मैं बात करूं, हम स्ट्रेस को, मैं स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा हूं पहले, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर मैं इस रॉड के किसी एक क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, मान लिया हमने इस रॉड को यहां से काट के ऑब्जर्व करना है, इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल क्या हो रहा है रॉड के साथ, जब मैं ये फोर्स लगा के इसको पुल कर रहा हूं तो इंटरनली किसी क्रॉस सेक्शन पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेवलप हो रहा है, इस चीज को मैं बात करता हूं। ओके, अगर मैं यहाँ पे जैसे ये सीलिंग से एक रॉड हैंग कर रहा है, आप उसको पुल कर रहे हैं,
तो रॉड में क्या कोई एक्सीलरेशन आ रहा है? नहीं, रॉड अभी भी इक्विलिब्रियम में, बट फोर्स तो लग रहा है। तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स तो जनरेट हुआ है। आप एक पानी लो, पानी को इसे खींचोगे तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। पानी को खींच ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। रबर बैंड को खींचोगे तुरंत बढ़ जाता है ना। उस सारी चीज़ों पे हम लोग आएंगे। तो अगर मैं इसके किसी इंटरनल क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तो क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस रॉड के डिफॉर्म होने का या लेंथ बढ़ने का अपोज कर रहा है? वी विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे इस रॉड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं काट के, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इधर से फोर्स हमने F लगाया था। ओके, और इस रॉड को मैं दो पार्ट में काट के इंटरनल क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा था हम उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने फोर्स F लगाया था। तो मेरे को बताओ, ये दोनों क्रॉस सेक्शन बिल्कुल ऐसे थे, रॉड ऐसे थे, मैंने काट के यहाँ से ऐसे काट दिया रॉड को, तो क्या होगा, एक इधर क्रॉस सेक्शन बनेगा, एक इधर क्रॉस सेक्शन बनेगा। इन क्रॉस सेक्शन की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो अभी हो क्या रहा है, अब अगर हम लोग इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट तो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट तो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब क्या कि इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुए जो इस फोर्स का अपोज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, ऐसे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसको हमने मान लिया R। ओके, सेम तरीके से इस क्रॉस सेक्शन पे भी इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, और इसको भी वैल्यू होगा क्या, R। न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो ये जो R फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस। R को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब ये R किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, ये जो R इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स से जनरेट हो रहा है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया जो A था पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली ये जो R इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इंटायर एरिया। ये किसी एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हमको समझ में आ रहा है कि ये मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एटम और यहाँ पे एटम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला एटम यहाँ वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे जो एटम इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या जी कि जब आपने इस पे फोर्स लगाया था तो इस क्रॉस सेक्शन पे जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुए थे वही इसके लेंथ को बढ़ने में या डिफॉर्म करने का अपोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। अब आप इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये R का वैल्यू भी बढ़ेगा। आप फोर्स को बढ़ाते जाएं बट R की एक लिमिट है। ये जो R है इसकी क्या है, R की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है जो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। रबर के बैंड के लिए कम होती है तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पे उसका जो साइज होता है वो जल्दी से बढ़ जाता है। लेकिन स्टील के लिए, स्टील रॉड के लिए, आयरन रॉड के लिए ये जो फोर्स इंटरनल डेवलप होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो आप थोड़ा सा फोर्स लगा के उसमें डिफॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस पोर्शन को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ दो पार्ट में। हमने क्या किया, दो पार्ट में, यहाँ से काट के डिवाइड किया ऐसे, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया और दूसरा क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो हमने फोर्स लगाया था F, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, F फोर्स लगाया था। तो अब है क्या, इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, इंटरनल R। और यहाँ के क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा
है ना। अब क्या करेगा, ये F फोर्स यहाँ से पूरा ऐसे पुल करेगा तो ये सपोर्ट इस एंड पे F फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, तो ऐसे F फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ये फोर्स हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, जितना स्ट्रांग होगे मटेरियल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। ओके, और प्रॉपर्टी में रीगेन करने की जो शेप एंड साइज को रीगेन करने की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होगी। ओके, अब अगर सपोज मैं इस फोर्स को या इस फोर्स को हटा लूँ, जैसे इस फोर्स को हटाऊंगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ से मैं इस फोर्स एफ को हटा लिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो अभी कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, मटेरियल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, सिंपल बात है। तो अब स्ट्रेस अगर मैं बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, दिस आर मस्ट बी इक्वल टू एफ, है ना भाई। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो रॉड तो इधर टूट के भाग जाएगा, है ना। तो ये आर जो है इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर होना चाहिए, एफ के बराबर होना चाहिए। ओके, यहां तक नोट कर ले आप, एट इक्विलिब्रियम आर मस्ट बी इक्वल टू एफ। तो अब अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, इधर मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं अब स्ट्रेस को डिफाइन करूं तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस ये जो आर है, ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है, ये किसी एक पॉइंट पे तो लग नहीं रहा है, ये थ्रू द इंटायर एरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रेजिस्टिव फोर्स की इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे कितनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो अगर मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन स्ट्रेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस एट अ पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लूँ, छोटा सा एरिया, तो इस छोटे से एरिया में कितना इंटेंसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस, at a point, internal resistive forces developed at a point, intensity of resistive forces developed at a point on the cross section, is known as stress। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे इधर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, आपने डायग्राम बना लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। स्ट्रेस को समझना काफी जरूरी है बच्चा, स्ट्रेस को समझना काफी जरूरी है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि मान लेते ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस जो थे वो ऐसे डेवलप हुए थे, ऐसे, these are internal resistive forces and this internal resistive forces are developed on this cross section area। तो एक छोटे से एरिया पे, अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं, छोटू सा एरिया DA and DA tends to 0। भाई छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया DA और DA tends to 0 कर दिया, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएगा। एरिया टेंस टू 0 का मतलब एक पॉइंट। ओके, तो अब इसमें इंटेंसिटी कितना है ये हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, ऐसे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस आर बाई DA। ओके, इसमें मान लेते हैं इसमें इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस कितने थे, DR थे। तो अगर मैं यहां पे करूं कि DA टेंस टू 0, तो एक फार्मूला होता है, लिमिट, आप आगे पढ़ोगे,
डी ए टेंस टू 0 डी आर बाई डी ए, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग, आर बाई ए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर बाई ए। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेस। इस आर बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ गया, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ गया, देखें आपको बकवास लग रहा होगा लेकिन समझना जरूरी है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ गया, आर बाई ए, आर बाई ए, आर बाई ए, या स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, आर बाई ए, जहाँ पे आर क्या है बच्चा लोग, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे वो डेवलप हो रहा है। तो हम लोग स्ट्रेस को सिंपल गुड अच्छी वाली डेफिनेशन ये है, इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज स्ट्रेस। ओके, कितना इंटेंसिटी है, जैसे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ले, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस जो डेवलप हो रहे हैं उसका इंटेंसिटी कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब ध्यान से देखें, हमने क्या बोला था कि एट इक्विलिब्रियम दिस आर विल बी इक्वल टू एफ। तो मैं क्या लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि सिग्मा एज आर इज इक्वल एट इक्विलिब्रियम आर इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई ए, क्या आ जाएगा, एफ बाई ए। ओके, तो इंटरनल हम लोग स्ट्रेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल, दूसरा डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू आर बाई ए, एंड इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या जानते हैं कि आर ये होता है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई ए, क्या आ जाएगा, चलो एफ बाई ए, क्या आ जाएगा, एफ बाई ए। ओके, इनिशियली जैसे आप इस पे फोर्स लगाते हैं तुरंत इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस जो इस बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया है, तो डिफॉर्मेशन वहीं पे रुक गया। जैसे आप रबर बैंड पे फोर्स लगाते हैं तो लेंथ बढ़ जाता है, फिर आप वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, ऐसे पकड़ के रखते हैं। मतलब क्या है कि जो अंदर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे थे वो आपके द्वारा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गए। तो वही आर इज इक्वल टू देन सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई। आपको अगर स्ट्रेस डिफाइन करना है तो स्ट्रेस का डेफिनेशन बच्चा लोग ये नहीं होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, गलत डेफिनेशन है वो। स्ट्रेस इंटरनल चीज़ है, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल चीज़ है। चलो फटाक से नोट के लिए थोड़ी सी कहानी हो गई स्ट्रेस के बारे में, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे भी आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो समझ के पढ़ोगे, है ना। अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने क्वेश्चन देखा है ओलंपियाड में जिस पे पैराग्राफ बेस्ड था। अगर आपको स्ट्रेस की ये डिटेल नॉलेज नहीं है तो आप वो ओलंपियाड का क्वेश्चन कतई सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, आप फार्मूला लगाते रह जाओ, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था। लास्ट ईयर मेरे से एक लड़के ने पूछा भी था। चलो स्ट्रेस, तो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर यूनिट एमपीए, बिगर यूनिट एमपीए, मतलब मेगा पास्कल। अब ध्यान से देखिए 1 एमपीए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कन्वर्जन पता होना चाहिए, 10⁶ पास्कल, या 1 एमपीए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
ओके। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो आंसर आप एमपीए में लिख देंगे। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो आप आंसर किस में लिख देंगे, पास्कल। इज दैट क्लियर? इसको आप ढंग से याद रखेंगे। ओके। अगर आंसर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलीमीटर स्क्वायर, फोर्स न्यूटन में है, तो आंसर किस में आ जाएगा, एमपीए। ये आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर में है और फोर्स न्यूटन में है तो वो क्या आ जाएगा, पास्कल। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं, इसका डायमेंशन, चलो डायमेंशन बता दो तुम लोग फटाक से, डायमेंशन तुम लोग बता दो। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, डायमेंशन फटाक से बता दो क्या होगा। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्वेश्चन। चलो कैलकुलेट करो, डायमेंशन फार्मूला में पढ़ा चुका हूं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ओके। ऑप्शन ए ml³ T-2, ऑप्शन बी ml² T-3, ऑप्शन सी ml-1 T-2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कि इसका डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रेस का डायमेंशन फटाक से बता दो, हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी इजी होगा आपके लिए, जल्दी से बता दो, है ना। तो चलो देखते हैं, हमने क्या देखा कि स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml-T-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, l²। तो यहाँ से इसका डायमेंशन क्या जाएगा, ml-1 T-2। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस इज ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो, स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर और नन ऑफ दिस क्या है, जल्दी से बता दो। चलो तो स्केलर ना ही स्केलर है, सॉरी स्ट्रेस ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। स्केलर जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चा, टेंसर। तो स्ट्रेस जो है आपको ध्यान रखना टेंसर क्वांटिटी है। सर अब ये किस चिड़िया का नाम है, आप तो अलग ही बता दिए, आप तो अलग ही बता दिए, है ना। हमको तो जो वेक्टर में पढ़ाए थे दो ही टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर। अब ये तीसरी कहाँ से आ गई, तीसरी कहाँ से आ गई। एक टाइप की क्वांटिटी होती है बच्चा, क्या होती है, एक टाइप की क्वांटिटी होती है टेंसर। हाँ अगर आपके एग्जाम में आता है, चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें से टेंसर नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आपको क्या लगाना होगा, स्केलर, है ना। बट अगर टेंसर भी है स्केलर भी है ऑप्शन में तो आपको टेंसर ही लगाना होगा। ओके। और नन ऑफ दीज है, टेंसर नहीं है तो नन ऑफ दीज ही लगाना होगा। तो ये स्ट्रेस हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा, एक टेंसर क्वांटिटी। ओके। टेंशन क्वांटिटी का मतलब इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है ना। मतलब कि अगर जैसे मैंने क्या डेवलप किया था, आप थोड़ा सा समझ ले टेंसर के बारे में, टेंसर आपको पढ़ना नहीं है ना फिलहाल। जैसे इस पे हमने क्या बात किया था, इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस की, तो इस पॉइंट पे दो तरीके से स्ट्रेस हो सकता है। एक इधर की तरफ हो सकता है सिग्मा एन, जिसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, एक ऐसे इधर की तरफ हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन स्ट्रेस की, ठीक है, एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस की दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। ओके। एक ही पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं, एट अ पॉइंट। ओके। इस सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर। खैर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप बस इतना ही ध्यान रखें। ओके। चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप थ्योरी तो पढ़ लो थोड़ा सा। चलो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमने बताया था 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, जो अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया वो नॉर्मल स्ट्रेस था, एंड दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्कस करेंगे। फर्दर ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला टेंसाइल स्ट्रेस एंड दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती है और शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती है, इनके डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस will be perpendicular to the cross section area। ओके, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस will be tangential to the cross section area। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि हम लोग बॉडी को खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो बॉडी में टेंशन जनरेट होगा, ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस करते हैं। बट सपोज इस बॉडी को ऐसे मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे कॉम्प्रेस, नाम से ऐसे कॉम्प्रेस कर रहे हैं, है ना, बॉडी की इस लेंथ कॉम्प्रेस करके साइज को छोटा करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो मैं छोटा सा आप यहीं पे बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो वैल्यू होता है वो क्या करता है बच्चा, ट्राइज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाएंगे F, ऐसे फोर्स लगा के इसको पुल करेंगे तो इसमें क्या जनरेट होगा बच्चा, टेंसाइल स्ट्रेस। किसी क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस आएगा, जो हमने बताया था, है ना, ऐसा है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, है ना, यहाँ पे ऐसे सिग्मा विल एक्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज F। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, ऐसे इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल। कॉम्प्रेसिव क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई रॉड है ना, मैं इस पर कॉम्प्रेस कर रहा हूँ फोर्स लगा के, ऐसे सिंपल वे में ऐसे फोर्स लगा के कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, तो इसके क्रॉस सेक्शन पे, किसी क्रॉस सेक्शन पे जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस आएगा, उनकी डायरेक्शन होगी ऐसी कुछ, ऐसा सिग्मा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव। नाम से पता चल रहा है टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल का मतलब टेंशन क्रिएट कर रहा है, खींच के टेंशन क्रिएट कर रहा है। कॉम्प्रेसिव का मतलब बॉडी को कॉम्प्रेस कर रहा है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस के बारे में। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्ट्रेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अच्छा, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, प्रेशर का भी फार्मूला सर फोर्स बाय एरिया है, स्ट्रेस का भी फार्मूला फोर्स बाय एरिया है, सो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। खैर आप लोग सोचिए, इस पे होमवर्क है आप लोगों का। ओके,
चलो नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप रॉड में जो भी मेंबर है उसमें फोर्स कितना लग रहा है, वो टेंसाइल है, कॉम्प्रेसिव क्या, उसको निकाल लें। ओके, जो भी स्ट्रेस हम लोगों को कैलकुलेट करना है इस स्टैंडर्ड में, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो आपको कोई चाप लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन जैसे मैं बात किया, ये एक मासलेस रॉड है 20 न्यूटन, क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, मासलेस रॉड, मासलेस रॉड। ओके, देन स्ट्रेस डेवलप्ड, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। ऑप्शन ए 20 MPa, ऑप्शन बी 20 पास्कल, ऑप्शन सी 10 पास्कल, ऑप्शन डी 10 MPa, ऑप्शन सी डी 10 MPa। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फटाफट फटाफट चलो देखते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स किस में है बच्चा, 20 न्यूटन है, एरिया किस में है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये किस में आ जाएगा, फोर्स न्यूटन में है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोले थे, MPa, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 MPa, मेगा पास्कल। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तो आपने लगा दिया, आपको फार्मूला पता था, इंटरनल मैकेनिज्म क्या था ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो रॉड पे 20 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है ना, तो 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बोले मेरे को बताओ ये रॉड सपोर्ट को ऐसे खींच रहा होगा 20 न्यूटन फोर्स से, तो सपोर्ट क्या करेगा, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा देगा ऐसे। अब बताओ क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है, हाँ सर। तो अगर मैं किसी एक इंटरनल क्रॉस सेक्शन की बात करूं, यहाँ पे काट के इसको देखूं, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, अगर मैं इंटरनल क्रॉस सेक्शन को काट के देखूं, ऐसे काट के देखूं, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, मेरे को दिखाई देगा 2 हिस्से दिखाई देंगे। 2 हिस्से कौन कौन से, एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा नीचे वाला जो 20 न्यूटन से लगा रहा हूँ, है ना, और दूसरा ये वाला हिस्सा दिखाई देगा जो इधर से 20 न्यूटन लग रहा है ऐसे, है ना। तो अब ध्यान से देखें, इसके इस क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड हो गए ऐसे, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस क्या थे, R। तो हमको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, R/A। रॉड इक्विलिब्रियम में है तो R किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर यानी कि 20 न्यूटन के। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या, 20/2 मिलीमीटर स्क्वायर न्यूटन, आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया इंटरनल मैकेनिज्म। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो ऐसा केस लेके हमको बता दिया था, ऐसा इधर से फोर्स आपने लगा दिया था, इधर से आपने फोर्स लगा दिया था, और स्ट्रेस आपने बोल दिया था फोर्स बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, बट यहाँ पे तो रॉड हैंग कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या करें, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको ये मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सेम तरीके से है। ओके, तो हमको देखो जितना भी क्वेश्चन हमको मिलेगा स्ट्रेस अप टू स्ट्रेस कैलकुलेट करने तक, जो भी हमको क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रेस कैलकुलेट करने तक, वहाँ तक आपको करना क्या है बच्चा, वहाँ तक आपको करना क्या है, सिंपल फोर्स देखना है रॉड में या जो भी वायर है कितना लग रहा है, फोर्स को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देना, हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, चलो मिटाएं इसको, हाँ सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग परेशान मत हों, ठीक है, बस आप लोग सीखते हुए चलें। ये एक स्टील वायर है,
20 kg। स्टील वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, रॉड है एक, स्टील रॉड है, स्टील रॉड। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर। स्टील रॉड को मासलेस कंसीडर करना है, मासलेस। अभी मासलेस का मतलब आप लोग समझ में आएगा ना, कोई चीज़ मासलेस नहीं होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका मास काफ़ी कम है ना, मासलेस है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया इस रॉड का 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 20 केजी का ब्लॉक एक हैंग कर रहा है। देन कैलकुलेट स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। ऑप्शन ए 50 पास्कल, ऑप्शन बी 200 पास्कल, ऑप्शन सी 50 MPa, ऑप्शन डी 200 पास्कल MPa। चलें जल्दी से बता दें कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से बता दें, फटाफट बता दो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये 20 केजी का वेट जो है 200 न्यूटन नीचे लगेगा। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस रॉड का अगर हम लोग सिंपल वे में ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, सिंपल वे में आप स्टेप बाय स्टेप 200 न्यूटन का फोर्स रॉड पे से नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे, है ना। बताओ, रॉड तो मासलेस है तो 200 न्यूटन फोर्स से सपोर्ट को भी खींच रहा होगा, तो सपोर्ट इस पे 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा रॉड पे। ये हो गया रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम। तो कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा इसमें, सिग्मा इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है, 200 न्यूटन में है फोर्स, ध्यान रखेंगे। एरिया कितना है 4, और ये किस में है, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो ये कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 50 MPa। क्या बोल सकते हैं, 50 MPa। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर, नोट करो फटाक से, मिटा दे। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन kg 10 kg। ओके, स्टील वायर, कॉपर वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, देन स्ट्रेस डेवलप्ड इन कॉपर एंड स्टील वायर। ऑप्शन ए। ओके, चलो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट बता दो क्या करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, फटाक से बता दो। ओके, सिंपल, चलो फटाक से बताओ। हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा लोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैं बार बार फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया कि रॉड कैसे इक्विलिब्रियम में आ रहा है। मेरे को बताओ इस रॉड में कितना टेंशन जनरेट होगा, इस रॉड में कितना टेंशन, 10 kg को सपोर्ट कर रहा है ना ये वाला रॉड, तो इसमें कितना टेंशन आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो इस रॉड में अगर हमें टेंशन पता चल गया, कॉपर रॉड में कितना 100 न्यूटन का, तो कॉपर रॉड में स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन बाई एरिया कितना है 4, तो कितना मिलीमीटर स्क्वायर में है ये, तो कितना आ जाएगा 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 25 MPa। तो कॉपर वायर में आ गया 25 MPa। इस रॉड में कितना टेंशन जनरेट होगा, क्या हम लोगों को बताने की जरूरत है, कितना टेंशन जनरेट होगा, कितना फोर्स जनरेट होगा, है ना। तो कितना टोटल मास हैंग कर रहा है, इसको हम लोग सिस्टम मान सकते हैं ना, ऐसे 20 kg हैंग कर रहा है टोटल इससे, तो इसमें कितना आ जाएगा 200 न्यूटन का फोर्स, कितना आ जाएगा 200
न्यूटन का फोर्स। क्या अलग से बताने की ज़रूरत है, आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हो पूरा, है ना। तो कितना आ जाएगा, स्टील रॉड 200 बाई कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 2, कितना आ जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से 100 MPa। तो कॉपर रॉड में 25 MPa और स्टील रॉड में कितना आ गया 100 MPa। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया ना इसमें कैसे निकाला हमने, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो आप नहीं आ रहा है, अरे भैया फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो यार, टेंशन ही तो निकालना है। आप उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके होगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भाई। 10 kg 100 न्यूटन नीचे लगेगा, इसमें टेंशन टी ऊपर आएगा, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, इक्विलिब्रियम में है रॉड। अब इस ब्लॉक का देखें तो इस ब्लॉक पर टी ऐसे नीचे लगेगा, इसका खुद का वेट 10 g नीचे लगेगा, नहीं 100 न्यूटन ऊपर लगेगा, टी डैश ऊपर, तो टी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 प्लस टी, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो 100 और टी का वैल्यू भी 100 है, तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। सिंपल। तो हमने इसमें देखिए अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, तो इस रॉड में कितना फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है वो हमने निकाल लिया, इसमें कितना एक्सटर्नल आया वो हमने निकाल लिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, हमको क्या मिल गया, स्ट्रेस मिल गया। बाकी इंटरनल मैकेनिज्म्स हमको पता ही है ना, एक दो क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो आपको बार बार डिस्कस करने की जरूरत है नहीं उसको। क्या ये 200 न्यूटन का इसमें इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, यस सर। क्या 100 न्यूटन का इसमें इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, यस सर। तो ये 200 न्यूटन जो मैं 100/4 किया हूँ, ये 100 क्या है, ये एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल इंटरनल, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम दिस एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल इस पे लग रहा है इस रॉड में जो जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस के। ओके चलो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, हो 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 हो। चलो ये जो है हमारा स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड वायर इज मासलेस, ओके। देन क्वेश्चन है स्ट्रेस developed in the steel wire will be option A 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिना लेट किए हुए जल्दी से बता दो, बिना लेट किए हुए फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो जल्दी से हम लोग निकालते हैं। तो हमको क्या कर लें, इस वायर में टेंशन कितना जनरेट हो रहा है वो निकाल लें, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो इस वायर में इस टेंशन ऐसे लगेगा, इस पे टेंशन ऐसे लगेगा। मान लेते ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वेट जो होगा 60 न्यूटन नीचे लगेगा और इसका वेट 30 न्यूटन नीचे लगेगा। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, T माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बोलो, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a, इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, टी से टी खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 इज इक्वल टू 9a। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बच्चा, 30/9 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन, तो किसी एक में हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, तो मैं टेंशन मिल जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ T माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो टेंशन कितना आ गया 40 न्यूटन।
तो टेंशन पता चल गया इस वायर में, टेंशन पता चल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा टेंशन T बाई ए, टेंशन कितना 40, क्रॉस सेक्शन एरिया 2, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग MPa भी बोल सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट है? कुछ लोगों के मन में तो डाउट आ रहा होगा, चलो मैं क्लियर करता हूँ इस डाउट को, आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं पूछा, इंटरनल फोर्सेस कैसे, ध्यान से देखेंगे। चलो अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे खोल दूं, वायर तो मासलेस है ना, ऐसे ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम इधर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये भी ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है। इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स इधर टी लग रहा है, इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ऐसे टी लग रहा है। ये टी किस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, 3 kg के इस ब्लॉक पे लग रहा है। ये टी किस पे लग रहा है, 6 kg के इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो अगर मैं वायर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वायर, तो ये टी किसने लगाया, वायर ने लगाया था इस ब्लॉक पे। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वायर क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, सेम अमाउंट का फोर्स इस पे से लगा देगा, बोलो। और ये टी किसने लगाया था, वायर ने लगाया था 6 kg पे, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 6 kg क्या करेगा, वायर पे लगा देगा उधर की तरफ टी। अब इसका तो मास 0 है, रॉड का तो मास 0 है, तो रॉड इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, बोलो। तो इंटरनल फोर्सेज जो डेवलप होंगे कितना डेवलप होंगे, टी होंगे। तो हमको स्ट्रेस निकालना है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू टी बाई ए, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। अगर मास होता तब ये फार्मूला नहीं लगा सकते, हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस क्या होता है, डिफरेंट होता। इज दैट क्लियर। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको याद रखेंगे, हमेशा जब भी दिया रहे वायर में कितना फोर्स आ रहा है या वायर में टेंशन कितना आ रहा है, डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। आप अच्छे से नोट कर लें, हमेशा ध्यान रखेंगे टेंशन निकालना है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ एरिया, स्ट्रेस पता चला गया, सिग्मा इक्वल टू टी बाई ए, कहानी खत्म। नोट कर लो फटाक से। चलो और कर रहे क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लिफ्ट है, क्या है, एक लिफ्ट है, और लिफ्ट के फ्लोर से एक कॉपर वायर से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है 2 kg का, एंड लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड कॉपर वायर मासलेस है। ओके, देन स्ट्रेस डेवलप्ड in the wire, option A 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन B 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन C 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन D 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन E 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरे को बताओ। चलो आप लोग कर चुके होगे ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा टेंशन निकालना आपने सीख चुका है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। फटाक से बता दो। चलो देखते हैं हम लोग किस फ्रेम से करते हैं इसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, काफ़ी आसानी से। देखो मैं जाके यहाँ पे चुपके से चोर बन के नहीं चोर नहीं, आराम से बन के यहाँ पे बैठ गया चुपचाप, ठीक है। तो क्या देखते हैं, इसमें टेंशन टी ऊपर लगेगा, इसका खुद का वेट 20 न्यूटन नीचे लगेगा, और सूडो किधर लगेगा, इस पे नीचे की तरफ। सूडो किधर लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, तो सूडो का वैल्यू किधर लगेगा, इस पे नीचे। सूडो का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 2 है 10, एक्सीलरेशन तो 20 न्यूटन आ जाएगा। तो अब ध्यान से बताएं, एट इक्विलिब्रियम यहाँ से देखें तुमको ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा, ऊपर की तरफ कोई इस रेस्ट में कोई मोशन नहीं दिखेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन टी इज इक्वल टू 20 प्लस
20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। कितना आ जाएगा? चलो 40 न्यूटन। तो अब टेंशन पता चल गया, तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेंशन टी बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो 40 टेंशन 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 40 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा? चलो नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये टेंशन में क्या ये एक्सटर्नल ले रहा हूं मैं, क्या है ये इंटरनल है ना? बोलो, क्या ये इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस इस वायर के अंदर? तो मैं टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम में ये जो टेंशन है एक्सटर्नली लग रहा है वायर पे, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया है? टी लिख दिया है। बट आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि क्या है टी? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेज डेवलप्ड इन द वायर। ओके, अब इक्विलिब्रियम में internal resistive forces developed in the wire will be equal to externally applied load। तो externally applied load या force इस वायर पे कितना लग रहा है? T लग रहा है, तो इक्वल हो जाएगा। हमने इक्वल कर दिया, डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट किया, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टाटा, तब तक के लिए।